नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया। कल मेरी पहली क्लास थी, आप लोगों के कमेंट्स आए, अच्छा लगा। ठीक है, देखिए कुछ दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप ही पढ़ाएंगे या और कोई पढ़ाएगा, कोर्स भी हमारा पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा चैनल है, तो चैनल के द्वारा और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम फैकल्टी के रूप में, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम आपका कोर्स पूरा करवाएंगे। अब रही बात कोर्स पूरा होने की और टाइम पे पूरा होने की, तो देखिए ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बिल्कुल चिंतन नहीं कीजिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छी से अच्छा मटेरियल दिया जाए और आपके डाउट क्लियर किए जाएँ। अब देखिए, आपने देखा होगा एक्चुअली कि कई लोग हैं, कुछ लोग 18 घंटे तैयारी करते हैं एग्जाम की और कुछ लोग करते हैं 4 घंटे तैयारी, लेकिन 18 घंटे वाले सक्सेस नहीं मिल पाती और 4 घंटे वाले सक्सेस क्यों? क्योंकि पॉइंट पर फोकस करते हैं कि हमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस पर जाना है। तो देखिए, ये सिलेबस बहुत लेंथी है आपका मनोविज्ञान का, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट अवगत कराएं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। रटना नहीं है हमें शिक्षा मनोविज्ञान को इस तरीके से पढ़ना है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट है और बिल्कुल हार्ड नहीं लेना है। हम इस प्रकार से मेहनत करेंगे और ये हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से उसको बोल सकते हैं, क्लियर हो सकता है। और बकाया एक बार और आपको बोलना चाहूँगा कि आप ये बिल्कुल से मन से डाउट है किसी भी प्रकार का, तो हटा दीजिए कि सर हमारा सिलेबस हो पाएगा पूरा कि नहीं हो पाएगा। तो कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि पूरे सिलेबस के साथ और आपके परीक्षाओं के पहले पूरा सिलेबस और डाउट क्लियर होने के साथ साथ पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। बस आप यही है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए कि सर हमारे डाउट क्लियर किस प्रकार से होंगे या जो भी आपका डाउट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। हमारी पहली क्लास में आपने देखा था और पूरी उसी के साथ चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने फर्स्ट में पढ़ा उसी को दूसरे में जोड़ेंगे, तीसरे में जोड़ेंगे। हमें आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर एनर्जेटिक होने के साथ साथ हम चलते हैं। तो कल हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, तो हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा हुआ था और मनोविज्ञान के बारे में चर्चा हो रही थी। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था। अब आता है मनोविज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो यदि क्वेश्चन आपका आता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो साइकोलॉजी क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो साइकोलॉजी शब्द किससे बना है, तो हम देखते हैं। साइकोलॉजी शब्द की बात करते हैं तो किससे बना है? साइकी, ठीक है, और प्लस लोगस। अब यदि क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी जो शब्द है, तो साइकोलॉजी शब्द किससे बना है, तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और पहला शब्द होता है साइकी और दूसरा होता है लोगस। अब ये दो शब्दों से मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन ये दो शब्द किस भाषा के हैं, तो क्वेश्चन आ जाएगा साइकी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है ना। तो हम देखते हैं साइकी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है ना। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक कह सकते हैं, यूनानी कह सकते हैं, ग्रीस कह सकते हैं। एक ही वर्ड है तीनों। जब भी आ जाए आपका एग्जाम में, ग्रीस आ जाए, ग्रीक आ जाए, यूनानी आ जाए, तो एक ही वर्ड है ना। तो साइकी का अर्थ क्या होता है, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आ जाए कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, तो साइकी और लोगस। और साइकी और लोगस किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं, या ग्रीक भाषा के शब्द हैं, या यूनानी भाषा के शब्द हैं। और हम देखते हैं यूनानी भाषा में अर्थ क्या होता है साइकी का, तो आत्मा, और लोगस मीन्स होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो हमने मनोविज्ञान को पढ़ लिया और शिक्षा को पढ़ लिया। अब देखिए, साइकोलॉजी की बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो मनोविज्ञान की बात करें या साइंस की बात करें, इनमें क्या होता है कि जैसे जो भी मनोवैज्ञानिक होते हैं या जो भी वैज्ञानिक होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि कोई भी अपने नियम देते हैं, सिद्धांत देते हैं, तो उनको अगले मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और हम देखते हैं कि जब उनके द्वारा उन सिद्धांतों की पुष्टि की जाती है तो फिर उस सिद्धांत को वरीयता देते हैं, आगे बढ़ाया जाता है। तो जैसे जैसे खोज होती रहती हैं, तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि अमुक सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाती है और उसी के आधार पर हम चलते हैं। तो साइकोलॉजी की बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो इसके बाद आता है मनोविज्ञान के विकास का क्रम।
तो विकास का क्रम यदि देखते हैं, विकास का क्रम, मनोविज्ञान के विकास का क्रम, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक आए समय समय पर और हम देखते हैं कि उन्होंने विकास के बारे में अपने विचार को दिया, मनोविज्ञान के बारे में अपने विचारों को दिया, जिन्हें विकास के क्रम के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लेते हैं आपका कि सबसे पहले कौन सा विज्ञान आया, फिर कौन सा विज्ञान आया, फिर कौन सा विज्ञान आया। तो हम देखते हैं मनोविज्ञान के विकास के क्रम को पढ़ेंगे। एक बार और फोकस करें कि हम देखते हैं मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान को पहले किस सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता था, तो दर्शन शास्त्र के रूप में। ठीक है, तो मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है अपना, तो किस सब्जेक्ट से निकल कर आया है, दर्शन शास्त्र से। और दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो दर्शन शास्त्र के जनक कौन है, अरस्तु। तो इसीलिए हम पढ़ते आए हैं कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिक आए और समय समय पर हमने देखते हैं उनने विकास के क्रम को यानी अवधारणाओं को दिया, जिसे विकास के क्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विकास के क्रम की में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं, आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सा विज्ञान आया। तो सबसे पहले आया आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान ये कब चला था, कब आया था, तो हम देखते हैं 15वीं शताब्दी में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान में कौन सा विज्ञान आया। तो विकास के क्रम की बात करते हैं आत्मा का विज्ञान, और ये कब आया, तो 15वीं शताब्दी में। अब देखना, जब मनोवैज्ञानिक हुए तो जब वो पूरी तरह से ये सिद्ध नहीं कर सके कि आत्मा क्या है, आत्मा आखिर क्या होती है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, किसी ने आत्मा को देखा है, कोई परिचित हुआ है, तो हम देखते हैं इसको कब तक दिया गया तवज्जो, तो हम देखते हैं 15वीं शताब्दी तक। लेकिन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं होने के कारण फिर आगे आने वाले मनोवैज्ञानिक आए तो उन्होंने विकास के क्रम में दूसरा नाम दिया। तो कभी कभी पूछ लेते हैं आपका एग्जाम में कि आत्मा का विज्ञान कब आया था, तो 15वीं शताब्दी में। देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो देने वाले मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो किसने दिया था, लिख सकते हैं प्लेटो, ठीक है, एक थे अरस्तु और एक थे डेकार्ट। ठीक है, तो आपका दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले हम देखते हैं विकास के क्रम की बात करते हैं तो कौन सा विज्ञान आया, आत्मा का विज्ञान। कब आया, 15वीं शताब्दी में। देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। आ जाएगा ए बी सी सभी, तो हम देखते हैं सभी आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा विज्ञान आया, तो हम देखते हैं मन का विज्ञान आया। ठीक है, तो मन का विज्ञान कब तक चला, तो हम देखते हैं मन के विज्ञान की बात करते हैं तो ये चला था 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, अब जो मन के बारे में जो मन का विज्ञान किसने दिया था, तो पोम्पोनोजी हुए, इटली के मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी। तो उन्होंने बताया कि मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। अब क्योंकि मन के बारे में स्पष्ट अवधारणा नहीं मिल सकी, जिसके कारण हम देखते हैं कि कब तक चला, 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। दिया किसने था, यानी देने वाले या प्रवर्तक कौन थे, तो हम देखते हैं पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि मन का विज्ञान कब तक चला, तो 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, तो पोम्पोनोजी। अब इसी प्रकार मनोविज्ञान में हम देखते हैं विकास का क्रम चलते गया, और अब जब मन की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकी तो हम देखते हैं कि अगला जो विज्ञान आया वो किसके रूप में, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। अब देखिए चेतना का विज्ञान, अब चेतना के विज्ञान की बात करते हैं तो ये चला था अपना 18वीं से 19वीं शताब्दी तक। ठीक है, दिया किसने था, तो हम देखते थे इसको देने वाले थे वाइत्सुए।
इसकी बात करते हैं तो वाइफ्स हुए, विलियम जेम्स हुए, ठीक है, और वुंट हुए, विलियम वुंट की बात करें, और एक जेम्स सल्ली की बात करें, ठीक है। तो इसको देने वाले कौन थे? वाइफ्स हुए, विलियम जेम्स हुए, विलियम वुंट हुए और जेम्स सल्ली हुए। अब देखना, चेतना की बात करते हैं तो चेतना को जब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सके, किसके द्वारा नहीं हो सका? कि वाइफ्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सल्ली के द्वारा। तो अब उन्होंने अगले जो मनोवैज्ञानिक हुए तो उन्होंने अध्ययन किया, तो चेतन के अतिरिक्त, चेतन मन के अतिरिक्त अचेतन मन भी होता है, अर्धचेतन मन भी होता है। इसको अभी हम और डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, जिसको इड के नाम से जानते हैं, ईगो के नाम से जानते हैं और सुपर ईगो के नाम से जानते हैं। तो पहले तो अभी हम केवल चेतना की बात कर रहे हैं। तो जब चेतना की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकी, किन के द्वारा? वाइफ्स के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा, जेम्स सल्ली के द्वारा। तो हम देखते हैं फिर इसका क्रम चला और हम देखते हैं कि विकास के क्रम की बात करते हैं तो फिर आया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। अब इसकी बात करते हैं तो कब से कब तक? तो हम देखते हैं 20वीं शताब्दी से अब तक, यानी आज कौन सा विज्ञान चल रहा है? तो व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। दिया किसने था? तो इसको देने वाले कौन थे? स्किनर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। स्किनर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक, ठीक है। तो दोस्तों विकास के क्रम की बात कर रहे थे, मनोविज्ञान के विकास के क्रम की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले कौन सा आया? तो हम देखते हैं आत्मा का विज्ञान। ये कब तक चला था? तो 15वीं शताब्दी तक। देने वाले कौन थे? तो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट, ठीक है। मन का विज्ञान तो कब तक चला? 16वीं से 7वीं शताब्दी तक। देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? कम्पोनोजी, ठीक है। चेतना का विज्ञान तो 18वीं से 19वीं शताब्दी तक। ये देने वाले कौन थे? तो वाइफ्स हुए, विलियम जेम्स हुए, विलियम वुंट हुए और जेम्स सल्ली हुए। व्यवहार का विज्ञान तो 20वीं शताब्दी से अब तक। और हम देखते हैं देने वाले स्किनर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। स्किनर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। तो ये होता है मनोविज्ञान के विकास का क्रम, ठीक है। अब इनको, इन चारों पॉइंट को हम शॉर्ट के रूप में पढ़ सकते हैं। यदि हमें याद नहीं होता है तो इसका एक सूत्र होता है आर्मचेयर। ये आपका ट्रिक है इसकी। या से आत्मा का विज्ञान और मां से मन का विज्ञान, चे से चेतना का विज्ञान, व्यव मीन्स व्यवहार का विज्ञान। इस प्रकार से हुआ हमारा विकास का क्रम। अब देखिए क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि आज जो है तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। अब क्यों कहलाता है? क्योंकि हम देखते हैं अंतिम स्टेज में हमने क्या देखा कि हम देखते हैं जो 20वीं शताब्दी से अब तक कौन सा मनोविज्ञान चल रहा है? तो व्यवहार का विज्ञान। इसीलिए आज परिभाषा हम देखते हैं किसके रूप में दी जाती है कि प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। और आपने देखा होगा जितने भी सिद्धांत वगैरह हम पढ़ेंगे तो सभी में हम देखते हैं प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया गया। क्यों? क्योंकि 20वीं शताब्दी से आज 21वीं शताब्दी चल रही है और हम देखते हैं कि प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। तो हम देखते हैं ये व्यवहार की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम देखते हैं आधुनिक मनोविज्ञान क्या है? तो व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान। जिस प्रकार से दोस्तों हमको इसको पॉज करके एक बार आप कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। आपके क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कई बार इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, है ना। ज़्यादा ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द ये हो जाएगा कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो ये दोस्तों हमने लिखा है ये शब्द किस भाषा के हैं। तो उसी को ग्रीस कहते हैं, उसी को ग्रीक कहते हैं, उसी को यूनानी कहते हैं, है ना। प्रवर्तक कौन है? तो इस प्रकार से अब यहाँ से हमें एक बात पता होगा, एक बात सिद्ध होती है कि आखिर हम आजकल क्यों कहते हैं आज के मनोविज्ञान में कि हम देखते हैं प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। क्योंकि मनोविज्ञान के विकास ने सिद्ध कर दिया है कि प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने शिक्षा को भी पढ़ लिया, मनोविज्ञान को भी पढ़ लिया। अब देखना क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं।
अब जैसे हमने लिखा शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। अब कितने शब्द आए यहाँ पे? 2 शब्द आए, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। अब इसको दोनों को एक साथ पढ़ लें। अब मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन। अब शिक्षा क्या है? तो शिक्षा की बात करते हैं, यानी मनोविज्ञान की बात होगी तो प्राणी के व्यवहार का मनोविज्ञान क्या है? तो हम देखते हैं विज्ञान की या मनोविज्ञान क्या है? तो हम देखते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब शिक्षा क्या है? तो इसमें हम देखते हैं शिक्षा के अंतर्गत क्या करते हैं? तो व्यवहार का परिमार्जन, व्यवहार का परिमार्जन। तो जब भी यदि बात होगी कि मनोविज्ञान क्या है, तो प्राणी के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है, और शिक्षा क्या है? तो शिक्षा के अंतर्गत व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। अब यदि दोनों के एक साथ लिखें कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणी के व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। परिमार्जन से मतलब कैसे उन्नत बनाया जाता है, विकसित किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ये सिखाते हैं कि टीचर की बात होती है या हम देखते हैं स्टूडेंट की बात होती है, तो टीचर स्टूडेंट को क्या करता है? व्यवहार का परिमार्जन करता है, यानी उसके व्यवहार को विकसित कैसे किया जाए, उन्नत कैसे किया जाए, यही शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु होंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक होंगे, और हम देखते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो कल भी हमने पढ़ा था, तो विलियम कौन से होंगे? विलियम वोंट होंगे। या प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक तो भी कौन से होंगे? विलियम वोंट। तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि आपको इतने टॉपिक में हमने जो टॉपिक पढ़ा इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट्स के जरिए क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने मनोविज्ञान को भी पढ़ लिया और शिक्षा मनोविज्ञान को भी पढ़ लिया। तो ये अपना पहला चैप्टर चल रहा था। अब दोस्तों हम शुरू करेंगे इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, और जिसे हम जानते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के रूप में। अब ये संप्रदाय वाला चैप्टर है, ऐसा कोई सा नहीं है। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, यूपी टेट दीजिए, सी टेट दीजिए, या छत्तीसगढ़ टेट दीजिए, है ना, कोई भी आप दोगे टेट का एग्जाम, तो यहाँ संप्रदाय से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और हमें यही रहता है कि आखिर ये संप्रदाय है क्या और किस प्रकार से होते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम अध्ययन करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? तो अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो दोस्तों अभी हमने पहला चैप्टर पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान, अभी हमारा दूसरा चैप्टर है आज मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। अब एक शब्द आता है संप्रदाय। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे बोलना चाहूँगा कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जब तक हम शब्द से हम रूबरू नहीं हैं, जब तक हमें शब्द का अर्थ पता नहीं है, तो केवल रटना कहलाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, है ना। आपने देखा होगा जब आप फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो हमें क्वेश्चन को देखते हैं तो ये लगता है एक बार और, एक बार और, एक बार और जैसे जैसे हमारे एक बार और, एक बार और, एक बार और करने का सिस्टम कम होता जाता है, वैसे वैसे हमारी शिक्षा मनोविज्ञान पे पकड़ होती जाती है। दोस्तों जब हम पहली बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये लगता है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं कि एक बार और पढ़ लें, एक बार और पढ़ लें, क्वेश्चन भी लेंथी कर दिया जाता है, तो फिर हमें ये लगता है कि एक बार और, एक बार और आपको पता होगा एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो हम एक बार और की जिज्ञासा जैसे जैसे हमारी कम होती जाती है, हम समझो कि शिक्षा मनोविज्ञान में उतना ही निपुण होते जाते हैं। और हमें सबसे पहले कोशिश ये क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको समझना, और समझने से तात्पर्य क्या है,
एक क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़कर समझ लेना कि हमारी जो एक बार और पढ़ने की जिज्ञासा होती है ये कम होती जाए। और दोस्तों ये गारंटी, जिस दिन आपकी जिज्ञासा कम होती जाएगी, बिल्कुल कम होती जाएगी कि हम क्वेश्चन को एक बार और एक ही बार में, यानी जितना आपका समझ स्तर ऊंचा होता जाएगा उतना ही आपकी एक बार पढ़ने की जिज्ञासा कम होती जाएगी और आपका मनोविज्ञान है उच्च होता जाएगा, ये गारंटी है। तो हम इसी के साथ यहाँ पे शुरू करते हैं और यही कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ना, आपको इतना बड़ी सब्जेक्ट के रूप में नहीं लेना। कोशिश करूंगा कि आपके सम्मुख इस प्रकार के एग्जाम्पल और विथ डिस्कशन के साथ पेश करूंगा आपको मनोविज्ञान को, कि आपको एक बहुत सरल सब्जेक्ट के रूप में लगेगा। अब देखना, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी शिक्षा मनोविज्ञान की बात होती है तो एक तो हो गए लेंदी क्वेश्चन होते हैं, तो हमारी जिज्ञासा होती जाती है एक बार और। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आने का क्या है, एक ना लगा होता है छोटा सा और एक सा लगा होता है। इसमें हमें भ्रांतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा होता है लेकिन उसमें ना लगा होता है और हम देखते हैं तो ना यानी नेगेटिविटी होती है, और हम ये नहीं पढ़ पाते हैं कि वास्तव में नेगेटिविटी के बारे में पूछा गया है, पॉजिटिविटी के बारे में, और हम देखते हैं कि क्वेश्चन को इस प्रकार से हम पढ़ नहीं पाते हैं और ना का साम उत्तर दे देते हैं। और एक छोटा शब्द लगा होता है सा, तो सा का अर्थ होता है पॉजिटिविटी के रूप में और यहाँ ना का अर्थ होता है नेगेटिविटी के रूप में। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है। अब एक और बता दें कि जब भी क्वेश्चन आएंगे, मान लो कोई क्वेश्चन दिया, उन्होंने दे दिया ए बी सी और डी दे देते हैं उपर्युक्त सभी, तो इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। और कई बार दोस्तों होता क्या है कि हम जब सभी क्वेश्चनों को देखते हैं फिर उपर्युक्त सभी लगा देते हैं। तो हमें ये कोशिश करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है शिक्षा मनोविज्ञान में और उपर्युक्त सभी का क्वेश्चन आता है, तो हमें पहले ये देखना है कि जो तीन ऊपर के ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीन ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है जिसमें एक का निहितार्थ, यानी ए बी सी में कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें हम देखते हैं कि एक का ही निहितार्थ तीनों में हो, तो फिर उपर्युक्त सभी नहीं लगाएंगे, फिर उसको करेंगे ए या बी या सी को। और इसमें सबसे ज़्यादा हम गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि तीन जो ऑप्शन दिए गए हैं उपर्युक्त सभी के ऊपर, तो उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा विकल्प है जिसमें हम देखते हैं तीनों का निहितार्थ आता हो। यदि ऐसा है तो ए या बी या सी को तवज्जो देंगे, इसके बाद हम देखते हैं उपर्युक्त सभी को देखेंगे। और 99% हम गलती ये करते हैं। तो जिस प्रकार से हम ये कर रहे हैं ना, हमने भी कई बार कैलकुलेट करने के बाद, कई बार पेपर सेट लगाने के बाद और लगवाने के बाद इन क्वेश्चनों पर, इस प्रकार के क्वेश्चनों पर हम देखते हैं निरीक्षण किया। आप देखोगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे इस प्रकार की पॉसिबिलिटी गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है जब हम ऐसा करते हैं। तो इन क्वेश्चनों को एक ना और सा वाले और उपर्युक्त सभी वाले, इन पर हमें गौर करना है। और सबसे पहली बात कि एक ही क्वेश्चन को कम समय में हमें समझ में आ जाना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले कि कोई शब्द दिया गया है उसका हमें सटीक अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर शिक्षा मनोविज्ञान का। तो हम देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो यहाँ देखिए दोस्तों, संप्रदाय की बात करते हैं तो संप्रदाय का अर्थ किसी धर्म विशेष से नहीं होता है, जबकि मनोविज्ञान में हम देखते हैं जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं तो उन्होंने अपने अपने संप्रदाय, तो हम संप्रदाय का यहाँ अर्थ होगा स्कूल। संप्रदाय को क्या बोल सकते हैं, स्कूल बोल सकते हैं। ठीक है, स्कूल से तात्पर्य किससे, संस्था से। तो अपनी अपनी संस्था के माध्यम से उन्होंने अपने संप्रदाय के माध्यम से कुछ संप्रदाय दिए शिक्षा मनोविज्ञान के, जिन्हें महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं तो उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ संप्रदाय का अर्थ क्या होगा, केवल और केवल स्कूल, ना कि धर्म विशेष से। ठीक है, तो मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे सबसे पहला संप्रदाय हम पढ़ेंगे संरचनावाद। कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे, संरचनावाद। इसी को कुछ पुस्तकों में आप पढ़ोगे निर्माणवाद भी दिया रहता है नाम, है ना, निर्माणवाद। निर्माणवाद। ठीक है, तो पहला संप्रदाय है शिक्षा मनोविज्ञान का संरचनावाद या निर्माणवाद। अब इससे आपके कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए संप्रदाय एक है लेकिन हम देखते हैं क्वेश्चन बनेंगे आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। इससे आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम निर्मित होने वाला संप्रदाय है, यह शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहला संप्रदाय है। तो क्या कहेंगे, संरचनावाद। ठीक है, उसी को निर्माणवाद कहते हैं, उसी को संरचनावाद कहते हैं। अब इसको देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो हम देखते हैं विलियम वुंड। विलियम वुंड। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा है? तो हम देखते हैं संरचनावाद, या इसी को बोलते हैं निर्माणवाद। किसने दिया था? तो हम देखते हैं प्रवर्तक कौन है इसके, तो विलियम वुंड। अब देखिए, एक होता है किसने दिया था प्रवर्तक, और एक कभी कभी पूछ लेते हैं उसी से आ जाता है सहयोगी मनोवैज्ञानिक कौन थे, है ना। तो जब भी यदि हम बात करते हैं प्रवर्तक की बात करते हैं और सहयोगी मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। तो यहाँ प्रवर्तक की बात हो रही है, यानी देने वाले कौन थे, विलियम वुंड। अब सहयोगी मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो सहयोगी की बात करते हैं तो जैसे एडलर हुए, ठीक है, वेटफार्ड हुए, और एक टिचनर हुए। एडलर हुए, वेटफार्ड हुए और टिचनर हुए, ये क्या हो जाएंगे, सहयोगी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आ जाएगा संरचनावाद को किसने दिया था, ये संरचनावाद के प्रवर्तक हैं तो विलियम वुंड। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावाद से संबंधित नहीं है? तो फिर ऐसे में आपको चारों आ जाएंगे, ये भी संबंधित हैं, ये भी संबंधित हैं, ये भी संबंधित हैं, ये भी संबंधित हैं। ठीक है, तो संरचनावाद को दिया किसने था? विलियम वुंड ने। और उनके सहयोगी मनोवैज्ञानिक कौन रहे हैं? तो एडलर हुए, वेटफार्ड हुए और टिचनर हुए। अब देखिए, उन्होंने जो विलियम वुंड हुए थे, अब विलियम वुंड को आपने देखा होगा कि पहले हम अवगत करा चुके हैं कि यदि प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक हैं तो विलियम वुंड। ठीक है, तो प्रयोगशाला या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो भी विलियम वुंड। अब विलियम वुंड ही हैं जिन्होंने, हम देखते हैं कि कौन से संप्रदाय का निर्माण किया था, तो संरचनावाद। अब संरचनावाद के माध्यम से इन्होंने किस बात की पुष्टि की थी? तो संरचनावाद संप्रदाय में हम देखते हैं कि किस पर अध्ययन किया गया, तो हम देखते हैं इसमें किस पर अध्ययन किया गया, चेतना। अब एक शब्द आता है चेतना, या उसी को कह सकते हैं संवेदना भी कह सकते हैं, चेतना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आ जाएगा कि जो संरचनावाद संप्रदाय है तो उसमें किस पर अध्ययन किया गया है, या विलियम वुंड ने किसके बारे में बताया है? तो चेतना के बारे में, या संवेदना के बारे में। अब चेतना क्या है? अब हमारे मन में आता होगा कि चेतना आखिर क्या है। तो चेतना आपने देखा होगा कि चेतना क्या है, ज्ञानेंद्रियों को जानते हो, ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? तो हम देखते हैं ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, आँख, है ना, आँख की बात करें, कान की बात करें, नाक की बात करें, है ना, त्वचा की बात करें और जीभ की बात करें, तो ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जित होने वाले प्रथम ज्ञान को क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं, ये संवेदना। अब दोस्तों ज्ञानेंद्रियों की बात होती है तो ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। आँख से हम किस प्रकार का काम करते हैं? देखने का। कान के द्वारा हम किसका काम करते हैं? सुनने का। नाक के द्वारा सूंघने का। त्वचा के द्वारा स्पर्श की अनुभूति होती है, और जीभ के द्वारा स्वाद की अनुभूति होती है। तो ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब यदि आता है दोस्तों क्वेश्चन कि चेतना क्या है या संवेदना क्या है, तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जित होने वाले प्रथम ज्ञान को क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं, संवेदना कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। ठीक है, तो विलियम वुंड ने संरचनावाद में किसका अध्ययन किया था? चेतना का। ठीक है, चेतना क्या है? तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जित होने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। अब देखिए, आपने कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि आ जाता है मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है, और आंसर में क्या आ जाता है? 1900 या 19वीं शताब्दी। क्यों आता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से। ठीक है, अब दर्शन शास्त्र के जनक कौन थे? अरस्तु। इसीलिए एक बार फिर बताना चाहूँगा कि दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु थे। इसीलिए हम देखते हैं दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई, दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति हुई है मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान के जनक भी अरस्तु आते हैं। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसके माध्यम से मनोविज्ञान को एक पृथक विषय का दर्जा मिला था? तो केवल और केवल संरचनावाद। और हम देखते हैं संरचनावाद ही एक ऐसा संप्रदाय है जिसके माध्यम से मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1880। अब 1880 को दोस्तों क्या बोल सकते हैं? 19वीं शताब्दी बोल सकते हैं। इसीलिए आ जाता है आपका आंसर 1900, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है या शताब्दी मानी जाती है तो 19वीं शताब्दी। या बिल्कुल और पूछ लें, एक्यूरेट पूछ लें कि कब हुई थी, तो स्वतंत्र विषय का रूप कब धारण किया था? तो 1880 में। और जो किसके अंतर्गत आएगा? 19वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा।
तो शिक्षा मनोविज्ञान का ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसके माध्यम से मनोविज्ञान ने एक स्वतंत्र विषय का रूप धारण किया था? तो हम देखते हैं संरचनावाद। और संरचनावाद को दिया किसने था? विलियम वुंट ने। इसीलिए आ जाता है आपका क्वेश्चन कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो आधुनिकता मनोविज्ञान में कौन लाए थे? विलियम वुंट। तो आप बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक क्यों कहे जाते हैं विलियम वुंट, क्योंकि यही वो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने, हम देखते हैं, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से निकालकर एक अलग विषय के रूप में परिचय कराया था। इसीलिए हम देखते हैं कि विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब इसी संप्रदाय के माध्यम से इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इसी संप्रदाय के माध्यम से आपने सुना होगा जर्मनी में इन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की थी। जर्मनी है ना, कई बार आ जाता है जर्मनी के कौन से शहर में? तो लीपजिंग शहर में। लीपजिंग शहर में हम देखते हैं, जर्मनी के लीपजिंग शहर में। अब जर्मनी में ही क्यों की थी? क्योंकि विलियम वुंट कहाँ की थी? जर्मनी के। इसीलिए हम देखते हैं इन्होंने जर्मनी के लीपजिंग शहर में कब की थी? तो 1879 में, 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था। तो अब यदि आ जाए कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया था? तो विलियम वुंट ने। किस संप्रदाय के माध्यम से किया था? संरचनावाद। कौन से देश में किया था? जर्मनी में। कौन से शहर में किया था? लीपजिंग। कब किया था? 1879। और उस प्रयोगशाला में किस विषय पर कार्य किया गया था? तो चेतना पर कार्य किया गया था, या संवेदना पर कार्य किया गया था। और चेतना क्या है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जित प्रथम ज्ञान को चेतना कहते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि यदि इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और आपने देखे होंगे सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते और हमें हवा नहीं लगती कि कहाँ से क्वेश्चन आए। तो रटना नहीं है क्वेश्चन, इससे 10 क्वेश्चन तैयार हुए। मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा है? संरचनावाद। संरचनावाद को देने वाले कौन से हैं? विलियम वुंट। अब उनके सहयोगी मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो एडलर, बेडफोर्ड और टिचनर। अभी क्वेश्चन आपको देखना कि किस प्रकार से आ सकता है। यदि आता है, चारों नाम दे दिए उन्होंने, ए बी सी डी, और दे दिया निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावाद के प्रवर्तक हैं? निम्नलिखित में से, तो केवल और केवल आंसर क्या होगा? विलियम वुंट। अब उन्होंने मान लो ये 3 ऑप्शन दे दिए, ये दे दिया, ई ऑप्शन भी दे दिया, सभी। अब दे दिया उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सी संरचनावाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं? तो फिर सभी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ संबंध पूछा गया है, तो चाहे सहयोग किया हो और चाहे उन्होंने नाम दिया हो, तो हम देखते हैं सभी माने जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, क्या है कि हम विलियम वुंट को रट लेते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं, और क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाएगा ए बी सी, और चौथा दे देंगे ऑप्शन डी। अब दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक है? तो फिर भी अपन सभी लगाएंगे, ना कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि विलियम वुंट प्रवर्तक हैं और ये हम देखते हैं सभी समर्थक हैं, सहयोगी मनोवैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि 10 प्रकार के क्वेश्चन बने, और जब इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, है ना। अब तो ठीक है दोस्तों, ये आज की क्लास में हम संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे। अब जाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको इसी प्रकार से यदि निरंतर क्लास का आनंद लेना है, सभी प्रकार के डाउट क्लियर करना है, तो आपको इसको देखने से पहले, वीडियो को देखते देखते आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको इससे संबंधित सारे वीडियो मिलेंगे, और किसी भी प्रकार के आपके डाउट हैं तो कमेंट्स के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए, और आप बताइए आप इसके जरिए कि कैसा लगा, और हम देखते हैं कि जो भी आपके डाउट हों तो आपको क्लियर किए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981
167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है, व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है। मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा। कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।